नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं? बच्चों, किसी भी प्रदेश, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पे एक शासक या राजा का होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में जैसे लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है तथा कई देशों में अभी भी राजा शासक बने हुए हैं। इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी राज्यों को शासकों के द्वारा शासित किया जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि शासकों का चुनाव कैसे किया जाता था, शासक कैसे बनते थे? कुछ राजा संभवतः लोगों द्वारा चुने गए थे, यानी कि उनका चुनाव लोग करते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बच्चों, कुछ लोग जो साधन संपन्न थे, उन्होंने राजा बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञों को आयोजन किया। पुरोहितों की मदद से वो राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि वो राजा बन गए। राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा ही आयोजन था। एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, बच्चों, ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि राजा एक घोड़े को अपने कुछ लोगों की देखरेख में एक स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ देते थे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े के स्वतंत्र विचरण में यदि कोई दूसरा राजा विघ्न डालता था या कोई रुकावट डालता था तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि जिस राज्य में से वो घोड़ा निकल जाता था तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का आदेश मानना पड़ता था। उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो यज्ञ करने वाले राजा को शक्तिशाली मानते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उपहार लाते थे। आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, यानी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को अपना स्वामी मान लेते थे, यानी कि अपने से सर्वोच्च राजा मान लेते थे, तो उन लोगों को भी अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, लेकिन उनका आमंत्रण केवल उस प्रक्रिया को देखने भर तक ही सीमित रहता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, यानी कि जो विशिष्ट पुरोहित अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाते थे उन्हें खूब बड़े बड़े उपहार यानी कि इनाम दिए जाते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे
राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राजा के सगे संबंधी यानी कि रिश्तेदार जैसे उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारथी सारथी यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। युद्ध क्षेत्र में वह राजा का सहचर होता था। बच्चों, सारथी का जो काम था, अश्वमेध यज्ञ के समय राजा के द्वारा प्राप्त की गई विजयों को लोगों को गा करके बताते थे। इसके साथ ही साथ राजा के गुणों का भी गान किया जाता था, यानी कि राजा के गुणों से भी लोगों को परिचित करवाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सारथी था वो राजा का सहचर यानी कि राजा के साथ में चलता था, राजा के साथ ही रहता था। इसीलिए वो युद्ध के समय होने वाली प्रत्येक घटना का एक चश्मदीद गवाह होता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और शूद्र लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि जो लोग शूद्र समझे जाते थे, निचले तबके के समझे जाते थे, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वर्ण बच्चों, वर्ण से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने जन सामान्य को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, शासक, विश्य या वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। तो बच्चों, जो लोग ब्राह्मण वर्ण में शामिल थे, उनका जो मुख्य काम था वेदों का अध्ययन करना और करवाना था, यानी कि वो अध्ययन और अध्यापन के कार्य से संबंधित थे। साथ ही साथ जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, वो भी करना उनका कार्य था और इसके बदले में उन्हें उपहार मिलते थे। शासक, इन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। विश्य या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि ब्राह्मण यज्ञ का करवाते थे, क्षत्रिय और वैश्य उनको यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन जो चौथा वर्ण था यानी कि शूद्र, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। शूद्र, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी कि शूद्र वर्ण को सबसे निचले दर्जे पर माना जाता था और ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना इस वर्ण का कार्य था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। अन्य वर्ग यानी कि अछूत वर्ग, अछूत का मतलब होता है जिन्हें छूना वर्जित था। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। इनमें वे लोग भी आते थे जो
शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी कि लोग इनसे मिलने से कतराते थे, इनसे दूर रहते थे। वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार। पुरोहितों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था के बारे में अन्य लोगों के क्या विचार थे, चलिए बच्चों इसके बारे में हम बात करते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, यानी कि लोगों का यह कहना था कि जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण किया गया है वह उचित नहीं है, वह सही नहीं है। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, यानी कि जो लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न होता था वह उचित नहीं था। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। बच्चों, हमारे उपमहाद्वीप के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, जैसे वर्तमान में असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो स्टेट हैं, वहाँ पर जो ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो असमानता है वो बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि अच्छा संकेत है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जनपद। जनपद का अर्थ क्या है और जनपद का व्यवस्था कैसे चलती थी। बच्चों, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन का मतलब लोग और पद का मतलब होता है उनके रहने की जगह, उनके बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। पुरातत्वविदों ने कई बस्तियों की खुदाई की, जिनमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेड़ा प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे। वे लोग मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों आदि फसलें उगाते थे, यानी कि वो इन फसलों की खेती करते थे। जनपद में रहने वाले लोग थे वो पशुपालन का काम भी करते थे और कृषक का काम भी करते थे। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण जनपद दर्शाए गए हैं, जैसे गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग। ध्यान से आप देखिए। और ये जनपद महाद्वीप के मानचित्र में किस एरिया में स्थित थे। चित्रित धूसर पात्र। बच्चों, खुदाई में पुरातत्वविदों को कई प्रकार के बर्तन भी प्राप्त हुए थे। अब ये बर्तन किस प्रकार के थे, इस पर हम चर्चा करते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये बर्तन धूसर और लाल रंग के होते थे। पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन
मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये चित्र सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्रित धूसर पात्र पर चित्र बने हुए हैं जो कि सरल रेखाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। बच्चों, आज के अध्याय में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के भाग 1 में हमने शासक कैसे बनते थे, शासक बनने के लिए किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था, जैसे कुछ शासक बनाने के लिए लोगों के द्वारा चुना जाता था और यज्ञों का आयोजन किया जाता था। इसके साथ हमने यह भी जाना कि ब्राह्मणों द्वारा लोगों को किस प्रकार से 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन वर्णों को बांटने का जो आधार था वो जन्म पर आधारित था। इसके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कार्य भी निर्धारित थे कि वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। बच्चों, इस भाग में हमने यह भी जाना कि जब पुरातत्वविदों ने कुछ बस्तियों की खुदाई की तो उसमें मिले अवशेषों के आधार पर वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, वो किस प्रकार पशुपालन में करते थे, और साथ ही साथ कौन कौन सी फसलें जैसे गेहूँ, धान, तिल, गन्ना, सरसों इत्यादि फसलों को उपजाते थे। चलिए बच्चों, अब हम जनपद से महाजनपद की बात करते हैं, यानी कि अब हम चलते हैं जनपद से महाजनपद की ओर। बच्चों, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महा का मतलब बड़ा, और जनपद हम पहले ही बात कर चुके हैं, लोगों के बसने की जगह। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। किलेबंदी। किलेबंदी से राजा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, यानी कि जो राजा जितना ज़्यादा संपन्न होता था, जितना उसके पास ज़्यादा संसाधन होते थे, वो उतनी ही अच्छी किलेबंदी करता था। किलेबंदी से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, क्योंकि जब लोग एक सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, यानी कि एक किलेबंदी में रहते हैं, तो उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही साथ किलेबंदी में रहने वाले लोगों को भारी आक्रमण से सुरक्षा भी मिलती थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना, यानी कि पूरे बड़े स्तर पर योजना बनानी पड़ती थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। बच्चों, जब हम जितने बड़े निर्माण कार्य को करते हैं, उस निर्माण कार्य को करने के लिए हमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा हमें संसाधनों के साथ साथ
हमें मानव श्रम की जरूरत भी पड़ती है, और उस समय मानव श्रम के रूप में महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों को काम पर लगाया जाता था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये कौशाम्बी किले की एक दीवार दर्शाई गई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की एक दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब बच्चों, ये आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के ये चांदी के या तांबे के बनाए जाते थे और इन पर किसी चित्र को अंकित किया जाता था, यानी कि किसी चित्र को दबा करके बनाया जाता था। कर। मां जनपदों की कर व्यवस्था किस प्रकार थी, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मां जनपदों के राजा को विशाल किले बनवाने व बड़ी सेना रखने के लिए प्रचुर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए मां जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। बच्चों, इससे पहले कि जो आम जनता थी वो शासक के लिए यानी कि राजा के लिए उपहार लेकर जाती थी। चूँकि अब किले बनवाने, सेना रखने के लिए, उनको वेतन देने के लिए, खर्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब जो महाजनपद के राजा थे वो उपहारों पर निर्भर न रह करके उन्होंने नियमित कर वसूलने की प्रथा को अपनाया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि जितनी भी कुल उत्पादन फसल होती थी उसका 1/6वां हिस्सा कृषक को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था और इसको भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इससे समझ में आता है बच्चों कि सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से कर चुकाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं कि उस समय कृषि में कौन कौन से परिवर्तन हुए। कृषि में परिवर्तन, जैसा कि हमने बच्चों जानते हैं कि महाजनपदों की अधिकांश जनता कृषक वर्ग से थी और वो कृषि कार्य से संबंधित थी। और कृषि में कार्य में कौन कौन से परिवर्तन आए? कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, लोहे से बना हल का फाल और दूसरा धान के पौधों का रोपण। यानी कि खेत को जोतने के लिए अब लोहे से बने हल के फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि खेत की जुताई ज़्यादा गहरी कर सकते। और साथ ही साथ दूसरा परिवर्तन यह आया कि धान के पौधों का अब रोपण किया जाने लगा। लोहे से बना हल का फाल, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। धान के पौधों का
रोपण। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह सकते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। बच्चों, मगध महाजनपद एक महत्वपूर्ण जनपद था। अब हम इस महाजनपद की बात करते हैं। लगभग 200 सालों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, गंगा और सोन नदियों मगध को एक महत्वपूर्ण महाजनपद बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो बच्चों, इन सब कारणों से, क्योंकि मगध का जो क्षेत्र था वो संसाधनों से भरपूर था, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध था नदियों के रूप में। वहाँ पे जंगल से हर प्रकार के संसाधन मिल जाते थे, जो कि किसी भी महाजनपद की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए मगध एक महाजनपद के रूप में विख्यात हुआ। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और भारत में व्यास नदी के किनारे से मगध की ओर कूच करना चाहा था, परंतु उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया। सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बच्चों, एक दूसरे महाजनपद की बात करते हैं, वो है वज्जी। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब है कई सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये शासक एक साथ शासन करते थे। इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद से तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे।
बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। लगभग 1500 साल पहले तक संघों का राज्य चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और दर्शाए गए जनपदों या महाजनपदों को ढूंढिए। मगध, वज्जी, कौशांबी, अंग, गांधार। यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, और वर्तमान में हमारे देश में भी प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था प्रचलित है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, यानी कि ये जो व्यवस्था बहुत अच्छी थी जिसमें सभी लोगों को सहभागिता प्राप्त थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। बच्चों, इस अध्याय के भाग 2 में हमने महाजनपदों का विकास किस प्रकार से हुआ, महाजनपदों की किलेबंदी करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसके साथ ही साथ हमने महाजनपदों की कर व्यवस्था, कर किस प्रकार से एकत्रित किए जाते थे और कर कौन कौन लोग अदा करते थे, इसके साथ हमने महाजनपदों में कृषि में आए परिवर्तनों के बारे में भी जाना। बच्चों, इस भाग में हमने 2 महाजनपदों जैसे मगध और वज्जी के विषय में भी हमने बारीकी से जानने की कोशिश की है। इसके साथ अन्यत्र में एथेंस की शासन व्यवस्था कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रजातंत्र को लागू किया गया और किन लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त थे, किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था और किन लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इस विषय पर भी चर्चा की। आइए बच्चों, अब इस भाग से संबंधित गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महाजनपदों की कर व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 2, इस युग में कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। प्रश्न नंबर 3, समाज के कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्राचीन जनपद वर्तमान में किन राज्यों में स्थित हैं। नंबर 1 वैशाली, 2 मगध, 3 उज्जैन, 4 कौशल।
दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।